हेलो गाइस, आप सभी का रेस एकेडमी अयोध्या में स्वागत है। हम आपको यूपी पेट के सिलेबस के बारे में पहले चर्चा करेंगे और मैं मयंक सर आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे जो यूपी पेट के सिलेबस में दिया गया है। तो मैं बात कर लूँ भूगोल में जो यूपी पेट में जो सिलेबस में जो भूगोल के टॉपिक हैं उन पे हम अच्छे से चर्चा कर लेते हैं पहले, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी के पोर्शन। बात कर ले भारत हुआ विश्व भौतिक भूगोल पढ़ना है। इसमें भारत का भी भूगोल है और विश्व का भी भूगोल है, लेकिन फिजिकल भूगोल है, फिजिकल जियोग्राफी है। मैं बात करूं इसमें क्या क्या है इंक्लूड है, तो आप जानते हैं इसमें नदियां हैं, रिवर है, रिवर्स को पढ़ना है, इंडियन भी और वर्ल्ड रिवर को भी पढ़ना है, और नदियों की जो घाटियां हैं उनके बारे में भी वर्ल्ड और इंडियन के बारे में पढ़ना रहेगा हमको। नेक्स्ट माउंटेन और पहाड़ी तथा ग्लेशियर के बारे में हमको पढ़ना होगा, जो वर्ल्ड और इंडियन दोनों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरा, डेजर्ट के बारे में भी पढ़ना होगा। कौन सा डेजर्ट कहाँ है, कैसा है, इंडिया में कौन सा डेजर्ट है, वर्ल्ड में कौन सा डेजर्ट है, कहाँ पे है, और इसके बाद शुष्क क्षेत्र के बारे में भी मुझे कुछ पढ़ना होगा। चौथा नंबर में बात करूं वन के बारे में पढ़ना होगा। वन को ज्यादा तो करंट से रिलेट करके पढ़ना होगा, क्योंकि यही एग्जाम में मिलेंगे वन की चीजें जो करंट के ही ज्यादा पोर्शन को हमें ध्यान में रख के आगे की तरफ बढ़ना होगा। नेक्स्ट में बात करूं तो खनिज संसाधन जिसे बोलते हैं मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना होगा। कौन सा मिनरल कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, कौन सा मिनरल कहाँ कहाँ किस स्टेट में पाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में विस्तृत अध्ययन हम आगे की तरफ करेंगे। पहले हम भली भांति इससे परिचित हो जाएं इस सिलेबस से। नेक्स्ट बात करते हैं भूजल संसाधन के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। भूजल, पृथ्वी पर जो जल के संसाधन है, रिसोर्स हैं, उनके बारे में भी मुझे पढ़ना होगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है टॉपिक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, उसके बारे में भी पढ़ना होगा। राजनीतिक पॉलिटिकल जियोग्राफी के बारे में मुझे पढ़ना होगा। नेक्स्ट जलवायु तथा मौसम के क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ना होगा, क्लाइमेट के बारे में मुझे ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम जोन, टाइम जोन के बारे में पढ़ना होगा। वर्ल्ड लेवल का मुझे टाइम जोन और इंडियन लेवल का भी ध्यान में रख के आगे की तरफ पढ़ना होगा, और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी मुझे करने होंगे। और इसके बाद इतना ही नहीं, इसमें ग्लोब के पोर्शन और अक्षांश लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के पोर्शन को भी मुझे कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करें जल, ये जो जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास है, इसको भी हमको पढ़ना होगा। ये आपके भूगोल में यूपी पेट के सिलेबस में जो भूगोल के ये टॉपिक हैं, यही इतने टॉपिक हैं। ये 5 नंबर आपको मुफ्त में देके जाएंगे, मुफ्त में देके जाएंगे। यदि आपने इस रेस एकेडमी अयोध्या के चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो। मैं गारंटी के साथ 100% दावा के साथ कहता हूं, ये 5 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं से हमारे रेस एकेडमी अयोध्या से ही पढ़े पढ़ाए मिलेंगे आपको, ये विश्वास के साथ मैं कहता हूं। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं कि नदियां, भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, हो गई है पीर पर्वत सी अब हिम पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से पुनः गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा फैलाना नहीं मेरे दोस्त, इस बार रेस के चैनल और रेस से जुड़े बच्चों की सूरत बदलनी चाहिए। चलिए इसी के साथ हम लोग आगाज करते हैं, शुरू करते हैं भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं, तो हम बात कर लेते हैं भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र के बारे में हम बात करेंगे, इसी के बारे में जानेंगे कि क्या है ये अपवाह, क्या है मेरे दोस्त। अपवाह को जानने की तंत्र मतलब होता है जाल, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसके बारे में चर्चा कर लें
नदी को पढ़ने से पहले, रिवर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि बेसिन क्या है। बेसिन पहले मैं बात कर लूं कि शब्द, छोटे छोटे शब्द हैं जो आपको बेहतरीन समझ में आए। बेसिन की मैं चर्चा करूं, बेसिन, बेसिन की मैं चर्चा कर लूं तो बेसिन क्या है, ये शब्द आता है बेसिन। बेसिन की मैं बात करूं तो धरातलीय स्थल पर स्थित संरचना का वह भाग, धरातल पर स्थित संरचना का वह भाग जो मध्य में धंसा हो और किनारे किनारे वाला भाग उठा हुआ होता है, उसी को हम बोलते हैं बेसिन। क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। दूसरी बात कर ले, अपवाह क्या है? अपवाह, इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। धरातल, धरातलीय संरचना का वह भाग जो मध्य में धंसा हो या गहरा हो तथा किनारे वाला भाग उथला हो, उसे बेसिन कहते हैं। बेसिन कहते, मेरी बात को समझ में आया? नेक्स्ट मैं आगे की बात कर लूं। एक शब्द होता है अपवाह। अपवाह क्या है अब आपको समझ में आ जाएगा। अपवाह क्या है? अपवाह तथा अपवाह तंत्र मैं बात कर लेता हूं। इसे बोलते हैं ड्रेनेज। ड्रेनेज इंग्लिश में सीबीएसई वाले भी ध्यान देंगे। ड्रेनेज एंड ड्रेनेज सिस्टम। बातें क्लियर हो गई? आइए बात करते हैं। अपवाह दो शब्दों से मिलकर बना है। अपधन, वाह, आप जानते हो अप का मतलब होता है दूर तथा वह का मतलब होता है मेरे दोस्त, वह का अर्थ होता है ले जाना। ले जाना, दूर ले जाना ही अपवाह है। किसी को दूर आप लेके चले जाओ, ये अपवाह है, अपवाह हो गया। अगर हम इसके नदी के रिवर के बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं। नदी के बेसिन का वह जलाशय जो एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है, उसी को हम बोलते हैं कि अपवाह। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं नदी के बेसिन के जल का वह प्रवाह जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसे हम कहते हैं क्या? अपवाह। अपवाह उसे कहते हैं। और जब उस बेसिन में, मान लो ये नदी है, इस नदी का बेसिन ये है और इस बेसिन, जो बेसिन का जल यहां से वहां तक जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? अपवाह बोलेंगे। अपवाह तंत्र क्या है? जब इस बेसिन में कई अन्य नदियों का बेसिन का जल, कई अन्य नदियों के बेसिन का जल इस मुख्य नदी के बेसिन के जल में आके मिलता है, तब उसे हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। तंत्र का मतलब होता है दोस्त जाल। क्या होता है? जाल होता है। कई नदियां आके, छोटी छोटी नदियां आके इस बेसिन में, बड़ी नदी के बेसिन में आके मिल जाती है, उसी को बोलेंगे अपवाह। जैसे आप एक खड़े रहिए और आपके साथ कई लोग आके पकड़ के चिपक के खड़े हो जाए छोटे छोटे, तो मुख्य तो आप हुए, आपके साथ जो आप में मिल रहे हैं वो क्या हुआ? अपवाह होते हुआ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के साथ। अपवाह हम लोगों ने जान लिया। तो भारत के अपवाह तंत्र की बात करें तो भारत का अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं हिमालयन अपवाह तंत्र, हिमालयन अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। दूसरे को बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसे बोलते हैं इंग्लिश में पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम, इसे बोलेंगे हिमालय ड्रेनेज सिस्टम। बातें क्लियर हो गई? कहने का मतलब हिमालय अपवाह तंत्र का मतलब यह होता है कि हिमालयन क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं
उन्हें हम हिमालय अपवाह तंत्र कहते हैं। एक मैं छोटा सा फिगर बना लूं आपके सामने, बात कर लूं जबरदस्त तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको मैं छोटा सा फिगर बना रहा हूं, एक नन्हा मुन्ना सा फिगर, लव इज इंडिया, माई इंडिया। ये जो छोटा सा भारत है, ये जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है ये वाला भाग, इसे हम बोलते हैं हिमालयन। क्या बोलते हैं? हिमालय। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है और इसी को हिमालय बोलते हैं। और इधर से ये जो नदियां निकलती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं हिमालयन अपवाह तंत्र। तो बात कर लें हिमालयन अपवाह तंत्र के बारे में, आप समझ गए। दूसरी में बात कर लूं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जो ये दक्षिण का पठार है या प्रायद्वीपीय भाग है, यहां वाला भाग, इधर वाला भाग, इसी को हम बोलेंगे क्या? प्रायद्वीपीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र बोलेंगे। इन भागों से, इसे हम गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। जब इस गोंडवाना लैंड से जो नदियां निकलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। बातें क्लियर हो गई। तो मैं बात कर लूं हिमालयन अपवाह तंत्र जो है, उस क्षेत्र से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक को बोलेंगे सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र। एक को बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। तीसरों को मैं बात कर लूं, तीसरों को बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी रिवर बोलते हैं। बातें क्लियर हो गई। तो ये मुख्य नदियां हैं, लेकिन इन मुख्य नदियों में जब बड़ी बड़ी नदियां आके मिल जाएंगी, समाहित हो जाएंगी, अपने बेसिन जल को लाके मिला देंगी मुख्य बेसिन में, तो उसे बोलेंगे अपवाह तंत्र। क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी के बारे में। इधर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद मैं शुरू करता हूं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या है? जो दक्षिण भारत से नदियां निकलती हैं या प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं और निकलकर कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो इन्हीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। इसको 2 भागों में मुख्यतः हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इनको हम 2 भागों में बांट दिया। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जैसे मैं बात कर लूं नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, शरावती, आदि नदियां हैं। नेक्स्ट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी स्वर्ण नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां हैं, जो आगे हम इनको पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, आगे जरूर पढ़ेंगे हम। विस्तृत जानकारी आगे हम मैप पे दिखाने चल रहे हैं आपको। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं सिंधु रिवर सिस्टम। सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में ही स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, इसे बोलेंगे सिंधु रिवर, सिंधु रिवर ड्रेनेज सिस्टम। एक फिगर छोटा सा बना लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोग बेहतरीन से समझ सकें।
आप लोग भी फिगर को बनाएं। फिगर पूरा नहीं बनाना है क्योंकि हमको सिंधु नदी के बारे में ही पढ़ना है। आपकी इच्छा है तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु के बारे में। हमें चर्चा करना है तो आप पहले कुछ देशों से, कंट्रियों से परिचित हो जाइए। ये नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। वो ये भूटान है और भूटान की राजधानी आप जानते ही हो, थिम्पू। भूटान को भूत से रिलेट करें, भूत को हर कोई देख के थरथरा जाता है, तो थिम्पू। इसके बाद यहाँ तिब्बत है, तिब्बत का राजधानी है ल्हासो और जस्ट ऊपर है चीन, जो चीन के कब्जे में है तिब्बत, और चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के लोग बहुत बिजी होते हैं, बीजिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इधर पड़ जाता है पाकिस्तान, और थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा। इधर छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटी सीमा बनाता है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये पाकिस्तान है, नल्ला पाकिस्तान, जिसको हम इंडिया का क्या बोलते हैं, इंडिया का लड़का बोलते हैं। लड़का को हर कोई कभी कभी माफ कर दिया जाता है, लेकिन ज्यादा दिन तक माफ नहीं करना है, इसको रगड़ देना है। देखिए, चलिए बात कर लेते हैं। तिब्बत में मैं बात करूं तो तिब्बत में एक झील है मेरे दोस्त, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील का निर्माण किसी ग्लेशियर के पिघलने से ही हुआ होगा। तो अगर बात करें तो किस ग्लेशियर से, तो आप बोलेंगे चेमा लुंगमा, चेमा युंगडुंग, ऐसे बोल सकते हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। अब ये जब जल इकट्ठा होगा किसी झील में, तो पक्षवर बात है कि वो झील का जल बाहर जाने का प्रयास भी करेगा, और जब ये जाने का प्रयास करेगा, जल उधर ही बहता है जिधर ढाल पाता है। कह सकते हैं नदी उधर ही बहती है जिधर ढाल पाती है, और वो ढाल का अनुसरण करते करते, ढाल का अनुसरण करते हुए किसी सागर या महासागर या अपने से बड़ी नदी में या किसी झील झरने में जाके मिल जाती है, समा जाती है। बातें समझ में आई? तो यहीं से एक नदी निकलती है, मैं बात कर लूं, उस नदी का नाम है मेरे दोस्त सिंधु नदी। और सिंधु नदी ऐसे प्रवाहित होते हुए इधर के रास्ते निकलती है, और ये अफगानिस्तान में थोड़ा सा प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में पुनः लौटती है, और लौटकर कराची राज्य से होते हुए अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। इधर अरबियन सी है, आप समझते हो, नीचे हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे की तरफ। जो सिंधु नदी है, सिंधु रिवर जो है नदी, बातें क्लियर हो गई? ये सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर जम्मू कश्मीर के सर्वप्रथम दमचौक में प्रवेश करती है। उसका स्थान है दमचौक, दमचौक, दमचौक में प्रवेश करती है। और यह नदी इतना ही नहीं मैं कहूंगा, यह नदी, यहाँ पे 3 पर्वत श्रेणियां हैं। एक का नाम है काराकोरम, एक का नाम है लद्दाख, और एक का नाम है मेरे दोस्त जास्कर। इसका नाम है जास्कर। तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के दमचौक में प्रवेश करने के बाद लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी को काटते हुए पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए अफगानिस्तान पहुंचती है, और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के कराची राज्य से होते हुए अरब सागर में अपने जल को क्या कर देती है? गिरा देती है। क्या कर देती है? गिरा देती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट आगे की तरफ बात कर लेते हैं। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2800। लेकिन भारत में इसकी लंबाई में बात करूं, दमचौक से लेकर चिल्लास तक, यहां चिल्लास पड़ता है, क्या पड़ता है? चिल्लास।
चिल्लास के बाद वो क्रॉस कर जाती है पाकिस्तान में, तो दमचौक से लेकर चिल्लास के बीच जो इसकी लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। मीन्स भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। कौन नहीं जानता, आप जानते ही हो। आगे की तरफ बढ़ जाए, कुछ इस नदी की विशेषता है, मैं बात कर लूं इस नदी की कुछ विशेषता है। आइए इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। इसके दाएं ओर से कुछ सहायक नदियां आती हैं निकलकर, इन पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो सहायक नदियां निकल के आती हैं, ध्यान देना, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर यही सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर है, ग्लेशियर में पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा जानिए। सियाचिन ग्लेशियर जो युद्ध का सबसे बड़ा ग्लेशियर है पूरी दुनिया का। तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी है? श्योक। ये श्योक नदी है, मैं बात कर लूं थोड़ा सा, ये श्योक नदी है और यहीं से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है नुब्रा। नुब्रा नदी, नुब्रा नदी श्योक में जाके मिल जाती है, दोनों सियाचिन ग्लेशियर से निकलती और दोनों मिलने के बाद जो एक धारा बनती है वो जाके सिंध में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करूं तो एक नदी और है जिसका नाम है, जो दाईं ओर से आती है भारत से निकलकर, उसका नाम है सुरु। कौन सी नदी है? सुरु नदी। नेक्स्ट बात करें, एक और बाईं ओर दाईं ओर से निकल कर आती है जिसका नाम है गिलगित। गिलगित नदी। बातें क्लियर हो गई। इसके बाद दाईं ओर से मिलने वाली कुछ और सहायक नदियां हैं, जैसे एक का नाम है गोमल। गोमल नदी जो पाकिस्तान से निकलती है। एक का नाम है मेरे दोस्त, एक का नाम है कुर्रम, इसकी सहायक नदी है कुर्रम। और एक का नाम है बीबो, बीबो। और इस पाकिस्तान में सारी नदियां निकलकर इस सिंध में ही मिल रही हैं। और एक नदी और मैं बात करूं तो संगर नदी है, उसका नाम है संगर। क्या नाम है? संगर नदी है। एक और इसकी सहायक नदी है तोची, याद रखना, तोची, मोची नहीं, तोची। बातें समझ में आई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये दाईं ओर से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं। मैं बात कर लूं बाईं ओर से मिलने वाली इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसका नाम है, मैं क्रम से बताने वाला हूं, मैं थोड़ा सा यहां समझा देता हूं। एक बार मैं बता दे रहा हूं आपको, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये नदी है, इसके बाद एक यहां से एक नदी है, एक यहां से नदी है जो बाईं ओर से मिल रही है। अभी आप केवल समझिए, एक थोड़ा सा, एक नदी यहां जा रही है, यहां पे है राक्षस ताल झील। कौन झील? राक्षस ताल झील। तो बात कर ले, यहां से एक नदी निकलती है, इसमें आके भारत में ही मिल जाती है। यहां भी एक नदी है। मैं सारी नदियों की चर्चा थोड़ा सा कर लूं, कौन सी नदी है। इसको बोलते हैं हम झेलम। क्या बोलते हैं? झेलम। इसको बोलते हैं चिनाब, इसको बोलते हैं रावी मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं ब्यास। क्या बोलते हैं? ब्यास। इसको बोलते हैं सतलज। लेकिन ऋग्वेद में इसे अलग अलग नामों से जाना गया है। इन 5 नदियों को अलग अलग नाम से ऋग्वेद में जाना गया है। मैं बात कर लूं झेलम की, झेलम, झेलम को बोला गया झेलम, पहला हो गया। दूसरा हो गया, झेलम को बोलते हैं बितस्ता। दूसरी बात कर लें चिनाब की, मैं बात करूं दोस्त तो चिनाब को हम बोलते हैं अश्कनी, ऋग्वेद में अश्कनी। नेक्स्ट में बात कर लूं मेरे दोस्त तो रावी एक नदी है, उस रावी नदी को हम बोलते हैं प्रोशनी नदी। प्रोशनी नदी, कहीं कहीं प्रोशनी लिखा होता है, कहीं कहीं प्रोशनी नदी लिखा होता है, इस पे ध्यान दे लेना, जागरपी के शब्द हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करें, एक है ब्यास नदी
और व्यास को हम बोलते हैं विपाशा ऋग्वेद में। ये प्राचीन नाम है विपाशा। चौथा ओ विपाशा नहीं, विपाशा हीरोइन की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें एक सतलज नदी। सतलज नदी, ये जो सतलज नदी है ना, इसको सुतुद्री नदी बोलते हैं। सुतुद्री नदी, सुतुद्री नदी बोलते हैं ऋग्वेद में। आइए हम एक एक नदियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इन नदियों के सहायक नदियों, जो बाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, पांचों बड़ी नदियां, उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले एक एक नदियों के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है यूपी पेट में, जो आपको 1 से 2 नंबर देके जाएगा। तो आइए इसको हम स्टार्ट करें। थोड़ा सा इन नदियों पे चर्चा करने से पहले थोड़ा सा सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। कुछ बात को लेकर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु जल समझौता हुआ था। 1960 में मेरे मित्र, 1960 में जल सिंधु समझौता हुआ था मेरे दोस्त। हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था मेरे दोस्त? भारत पाक के बीच हुआ था। भारत पाक के बीच जो समझौता हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और उसी समय समझौता हुआ था। काफी विवादित चीजें थी जल को लेकर। इसमें बातें ये निकल के आई, जो ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु, दूसरी में बात करूं झेलम, तीसरी में बात करूं चिनाब। इन 3 नदियों का जो जल है, इस समझौते में ये निकल के आया, ये जो 3 नदियों का जल है, उसका 80% पानी जो यूज करेगा, वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और 20% कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा इसे। लेकिन जो नीचे की 3 नदियां हैं मेरे दोस्त, मैं बात कर लूं कौन कौन सी, तो ये है रावी, और इसके बाद ब्यास है, और ब्यास के बाद सतलज है। इन तीनों नदियों का जल जो है मेरे दोस्त, इन तीनों नदियों का जल का जो पानी 80% यूज करेगा, वो भारत यूज करेगा। बचा 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। बातें समझ में आई? इसको आप याद रखना, जल सिंधु समझौता। मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा, इसको पोस्ट करके आप लोग नोट कर लीजिए, रोक के वीडियो को। बहुत काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको मुफ्त में नंबर दे सकता है। ये नदी आपको मुफ्त में नंबर दे सकती है, फ्री में, फ्री नंबर है। बात कर ले झेलम की थोड़ा सा। झेलम नदी, और जिसे हम बोलते हैं झेलम को पितस्ता। इस नदी का उद्गम जो होता है, वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित यूटीएस है, इस समय यूनियन टेरिटरी स्टेट है जम्मू कश्मीर। तो मैं बात कर लूं, इस नदी का जो उद्गम है मेरे दोस्त, उद्गम जो होता है जम्मू कश्मीर से होता है। किस स्थान से होता है? तो आप बोलेंगे बेरीनाग झील। बेरीनाग झील के पास से होता है, लेक के पास से होता है। बात करेंगे इस झेलम नदी जो है, ये पंजाब से, जब जम्मू कश्मीर से निकलती है, तो पंजाब से होती हुई पाकिस्तान जाती है। कहां जाती है? पाकिस्तान जाती है। मतलब 2 राज्यों को, एक केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा पंजाब। तो मतलब जम्मू और पंजाब को क्रॉस करती है, पाकिस्तान पहुंचती है। और जब ये पाकिस्तान पहुंचती है, तो पाकिस्तान में चिनाब की जलधारा बहती रहती है, वो झंग नामक स्थान पे आके मिल जाती है। कहां मिलती है? झंग नामक स्थान पे मिलती है। झंग पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, एक स्थान है, उसका नाम है झंग। नेक्स्ट में बात करूं आगे की तरफ, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर, जो आपके सभी एग्जामों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात कर लूं, इस जो झेलम नदी है मेरे दोस्त, इसी झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना बनाई गई। तुलबुल परियोजना है मेरे दोस्त, बुलबुल नहीं है, तुलबुल परियोजना है। और ये जो बनाई गई है, वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बनाई गई है।
आईएमपी लगा लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, छपेगा। नेक्स्ट आगे बात कर लें, चिनाब के बारे में थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आइए चिनाब के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में काफी महत्वपूर्ण है। चिनाब की मैं बात कर लूं, चिनाब जिसे आप अस्कनी कहते हैं, इस अस्कनी शब्द को आप जरूर याद रखना। यूपी पेट वाला इस चीज को बहुत पूछता है, काफी पूछता है, ऐसे ऐसे शब्द को बहुत ध्यान से पूछता है। पता है उसको बच्चे नहीं कर सकते, सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको इस रेस एकेडमी अयोध्या के चैनल पर आपको ये जरूर याद करके जाना है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं इसका उद्गम। चिनाब नदी का जो उद्गम है मेरे दोस्त, उद्गम, ये उद्गम है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहां से है, ये बात काफी महत्वपूर्ण है। ये है बड़ा लाचला दर्रे के पास से, बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचले दर्रे के पास से है। दूसरे में बात करूं, चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनी है। एक का नाम है, मैं बात करूं दो नदियों की धाराओं से मिलकर बनी है। एक का नाम है चंद्र, दूसरे का नाम है भागा। एक का नाम है चंद्र, दूसरे का नाम है भागा, और इसी के बीच में जो दर्रा है इसी को बोलते हैं बड़ा लाचला दर्रा। इन दोनों नदियों के मिलने के बाद जो एक धारा बनती है उसी को हम बोलते हैं चिनाब नदी। क्या बोलते हैं? चिनाब नदी। ये जाती है जम्मू कश्मीर होते हुए, कहां जाती है? जम्मू कश्मीर जाएगी, पंजाब जाएगी, पंजाब से फिर पाकिस्तान जाएगी, और पाकिस्तान में मेरे दोस्त जानते हैं कहां पे मिलेगी? ये पाकिस्तान में मिलेगी, ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगी, और ये स्थान किससे मिलेगी? रावी से मिलेगी, और इस स्थान का नाम है ट्रिम्बो नामक स्थान, पाकिस्तान में है। कहां मिलती है ये? सिंधु से कहां मिलती है? तो आप बोलेंगे ट्रिम्बो नामक स्थान पर, पाकिस्तान में है। कहां पे है? नल्ला पाकिस्तान में है, ट्रिम्बो नामक स्थान पे मिलती है। आगे थोड़ा सा मैं और बात करूं इस पे कुछ परियोजनाएं बनाई गई जो काफी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है परियोजनाएं। आइए दिखाते हैं कौन कौन सी परियोजना है। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पे। परियोजना जो है, परियोजना की मैं बात करूं, इस पे दुलहस्ती परियोजना है। दुलहस्ती बघिलहार सलाल, ये प्रमुख परियोजना है। इसको आप याद रखिए, ये तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में बनाई गई हैं। कैसे याद करेंगे? दुलहस्ती, सलाल, बघिलहार आप याद करेंगे। दुलहस्ती से दुल्हन याद कर लो, दुल्हन बगल में क्या है? सलाल की दुल्हन बगल में क्या है? हंसती है, घूंघट उठा के हंसती है। बातें समझ में आ गया? आगे की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा हम। नेक्स्ट दो रिवर और बचे हैं, दोनों रिवर के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेहतरीन से। आइए, एक रिवर का नाम है रावी, रावी नदी है। इसको आपको मैंने बता दिया, प्रोशनी बोलते हैं। इस नदी का जो उद्गम स्थान है, उद्गम क्षेत्र है मेरे दोस्त, ये भी है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन निकलती कहां से है? तो आप बोलेंगे रोहतांग, रोहतांग दर्रे के पास से निकलेगी। एक चीज तो और आपका क्लियर हो गया, दर्रा कहां पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है आपका एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करूं आगे की, मैं थोड़ा सा बात कर लूं, ये नदी भी जो है ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। देखो नदियां हमेशा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग तय करती हैं। क्यों तय करती हैं आप जानते हैं? नदी जिधर ढाल पाती है उधर ही प्रवाहित होती है, चाहे क्यों ना उसको कितनी भी लंबी दूरी तय करनी पड़े। इससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसमें तेल पेट्रोल नहीं लग रहा है कि उसको लग जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, तो पक्का है हिमाचल प्रदेश से होते हुए
जम्मू कश्मीर जाएगी, जम्मू कश्मीर से पंजाब जाएगी, पंजाब से पाकिस्तान जाएगी। कहां जाएगी? पाकिस्तान जाएगी। ये बातें आपको समझ में आ गया। ये रावी नदी भी क्या करती है? चिनाब की जलधारा से आके त्रिम्बो नामक स्थान पर मिल जाती है। कहां मिलती है? त्रिम्बो नामक स्थान पे ही मिलती है। दोनों बातें मैं यही कह सकता हूं। नेक्स्ट, लेकिन इसी पे कुछ परियोजनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, जो परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण है। उस परियोजना की मैं बात कर लूं तो जो चमेर परियोजना है, एक परियोजना चमेर है। कौन सा? चमेर परियोजना। ये जो चमेर परियोजना है ना, ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन यहीं पे इसी पे एक परियोजना और है मेरे दोस्त, जिसका नाम है थीन परियोजना। थीन या रंजीत सागर परियोजना, रंजीत सागर परियोजना। ये परियोजना जो है पंजाब में काफी महत्वपूर्ण है, नोट कर लो। नेक्स्ट रिवर की मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा ब्यास के बारे में। आइए ब्यास के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, सारे पॉइंट को नोट करो। ब्यास नदी, आप जानते हो ब्यास को हम विपाशा के नाम से संबोधित करते हैं ऋग्वेद में, जानते हैं। आगे की तरफ ब्यास के बारे में तो चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ब्यास नदी जो निकलती है वो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, लेकिन जो निकलती है वो ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड एक स्थान है, वहां पे रोहतांग के पास है, रोहतांग दर्रे के पास है दोस्तों, इसको याद रखना, यहीं से निकलती है। ये नदी निकलकर जो है पंजाब में, कहां पे? पंजाब में जाती है और हरकेन नामक स्थान पर, हरकेन नामक स्थान पर सतलज की जलधारा से मिल जाती है। ये हरकेन है, हरकेन, ये सतलज की जलधारा से यहां मिल रही है। जहां मिलती है वहीं पे हरकेन बैराज बना दिया गया है पानी को रोकने के लिए। क्यों बनाया गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यहां से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा नहर, इंदिरा गांधी नहर, जो पूरे राजस्थान को अकेले पानी देती है। ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा नहर। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात कर ले, इसी ब्यास नदी पे एक और परियोजना है जो छुपा है एकदम, कोई मतलब जल्दी आपको नहीं बताएगा। इस पे है पंडोह परियोजना, इसी पे है पंडोह, पंडोह परियोजना है और ये भी पंजाब में ही है, याद कर लेना, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आइए आगे की तरफ सतलज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले हम लोग। सतलज नदी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सतलज रिवर, आप जानते हो सतलज रिवर को किस नाम से संबोधित ऋग्वेद में किया गया है? नाम उच्चारण किया गया है, सुतुद्री के नाम से उच्चारित किया गया है। सतलज नदी का उद्गम जो होता है मेरे दोस्त, उद्गम ये है तिब्बत। मैंने आपको दिखाया है, तिब्बत में एक झील है, राक्षस झील या राकस ताल झील, कुछ भी कह सकते हैं, राक्षस झील या राकस ताल झील। बातें आज क्लियर होगी, आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये नदी जब पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है तो बगल में शिवकली दर्रा है उस हिमाचल प्रदेश में, तो शिवकली दर्रे के बाईं ओर से प्रवाहित होती है और शिवकली दर्रे के पास से प्रवाहित होती हुई ये नदी आगे की तरफ बहती है, हिमाचल प्रदेश आती है, हिमाचल प्रदेश से पंजाब पहुंचती है और पंजाब पहुंचने के बाद ये नदी पाकिस्तान पहुंचती है और पाकिस्तान में पहुंचने के बाद ये नदी अपने जल को कहीं अगर मिलाती है तो सिंध में मिलाती है और उस स्थान का नाम है मिठनकोट नामक स्थान, मिठनकोट। कहीं कहीं ये शब्द लिखा होता मिठन, मिठनकोट, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदी की शुद्ध वर्तनी यहां नहीं किया जा रहा, आपको ऑप्शन मिलेगा जो आप उसी अनुसार लगा लेंगे। तो सतलज नदी के बारे में मैं बात कर रहा था, तो ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तिब्बत से निकलती है, आप जानते हो, पंजाब जाती है, पंजाब जाने के बाद पाक जाती है और पाक में जाने के बाद ये नदी कहाँ मिलती है? आप जान ही रहे हैं, ये नदी जाके कहाँ मिल जाती है? सिंधु से मिल जाती है। मिलती किससे है?
सिंधु से। और सिंधु से कहा मिलती है? मिठनकोट नामक स्थान, मिठनकोट नामक स्थान पे मिल जाती है। अब प्रश्न यही तक नहीं है, प्रश्न और आगे है कि सिंधु नदी जो सतलज नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आप बोलेंगे लगभग 1450 किलोमीटर है। लेकिन मैं भारत की बात कर लूं, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो आप यही कहेंगे 1050 किलोमीटर है। कितना है? 1050 किलोमीटर, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट यहां से ये बनता है, बनेगा एग्जाम में, कि इस नदी पे एक परियोजना है, एक बांध है, भाखड़ नांगला बांध, भाखड़ा नांगल बांध। कौन सी बांध है? भाखड़ा नांगल बांध। बांध की मैं बात करूं, बांध और परियोजना में अंतर है। बांध की मैं बात करूं तो भाखड़ा नांगल बांध है, ये दोनों बांध एक नहीं है। पहले तो आप ये डिक्लेयर कर लीजिए, ये दोनों बांध एक नहीं है, दोनों अलग अलग राज्यों में हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर है। जैसे मैं बात करूं, ये भाखड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्त, और जो नांगल है ना ये पंजाब में है। जैसे मैं बात करूं पंजाब यहां है तो हिमाचल प्रदेश ऊपर है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहीं पे क्या बना दिया गया है? नंगल बांध बना दिया, भाखड़ा बांध बना दिया गया, यहाँ पे नंगल बांध बना दिया गया। इन दोनों को जब हम पढ़ते हैं तो भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। बातें समझ में आई? और भाखड़ा नांगल बांध की जो ऊंचाई है, हाइट, वो लगभग 226 मीटर ही है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है, जो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है, उत्तराखंड में है, आप जानते ही हो। उसकी ऊंचाई 261 मीटर है। डिक्लेयर हो गया होगा कि सबसे ऊंचा कौन हो सकता है। लेकिन सबसे ऊंची की बात करें इसमें तो सबसे ऊंचा ये गुप्तीय बांध जरूर है। भाखड़ा नांगल बांध सबसे ऊंचा गुप्तीय बांध जरूर है। इस पे आप जरूर ध्यान करिएगा। गुप्तीय शब्द पूछेगा तो आप भाखड़ा नांगल लगाइए, सबसे ऊंचे पूछेगा तो आप टिहरी बांध लगा के आइए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा मुफ्त में। इसमें बहुत सोचने समझने की बातें नहीं है। बातें आपको समझ में आ गई होंगी यहां तक हमारी बातें। बाकी चीजें आपको नेक्स्ट गंगा अपवाह तंत्र जो है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम की मैं बात नेक्स्ट डे पे बात करूंगा। कल आपको मिल जाएगी वीडियो, शाम को पुनः मिलेगी, इसी समय पे मिलेगी। सभी को आज के लिए थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ नाइस डे। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। थैंक यू।